हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अपने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट नंबर 14 की। आपको जैसे कि पता है कि आज से एसएससी जीडी के पेपर जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग जब तक भी आपको समय है, जिस दिन भी आपका पेपर है उस दिन तक आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास आखिरी दिनों का मौका है, तो आप लोग जल्दी से लग जाइए और जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही अहम सवालों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 121वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से लिखा हुआ है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जल्दी से उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कांगो नदी, ऑप्शन नंबर बी है नील नदी, ऑप्शन नंबर सी है जाम्बेजी नदी और ऑप्शन नंबर डी है नाइजर नदी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, तब तक मैं नील नदी के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो नील नदी जो ऑप्शन में है, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इसका प्रवाह जो है वो कुल 8 देशों में है। इसका प्रवाह कुल 8 देशों में है, और वो 8 देश कौन कौन से हो जाएंगे उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला रवांडा हो जाएगा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, मिस्र, इथोपिया, सूडान और युगांडा। ये 8 देश हैं। 8 देशों में नील नदी बहती है। अगर नील नदी के अब और डीप में बात करेंगे तो नील नदी का वरदान जो है वो मिस्र देश को कहा जाता है, ठीक है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछ ले विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है या फिर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो तुम्हारी है अमेजन नदी। कौन सी है? तो वो तुम्हारी हो जाएगी अमेजन नदी। अमेजन नदी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो आप लोग बताओगे कि ये अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, ठीक है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, 8 देशों में बहेगी। 8 देश कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिए। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है, और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और विश्व की सबसे गहरी नदी भी कौन सी है, तो बताओगे अमेजन नदी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आंसर की। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अच्छा, जाम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया जलप्रपात है, इस जलप्रपात में छोटी छोटी बूंदें जो है वो धुएं के रूप में उठती रहती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो जलप्रपात है ना, ये धुएं वाला जलप्रपात भी कहा जाता है इसे। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसे बोलते हैं आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है एंजेल जलप्रपात। क्या नाम है उसका? तो एंजेल जलप्रपात नाम है। और अगर एंजेल जलप्रपात की बात करेंगे ये किस नदी पर बना हुआ है, तो उसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये जो नदी है इसको बोलते हैं अमेजन नदी। कौन सी नदी है? तो ये है अमेजन नदी। अमेजन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ओरिनको नदी। क्या नाम है? इसका नाम है ओरिनको नदी। ओरिनको की एक और सहायक नदी जिसका नाम है केरोनी नदी, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केरोनी नदी। और केरोनी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है चुरुन नदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चुरुन नदी। और चुरुन नदी पर यहाँ से जल गिरता है नीचे की ओर, इसे जलप्रपात कहते हैं। और ये जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। कितनी है? 979 मीटर एंजल जलप्रपात की ऊंचाई है। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। किस नदी पर है? तो आप लोग बताओगे चुरुन। अगर ऑप्शन में चुरुन ना दिया हो तो केरोनी दिया होगा, और अगर केरोनी भी ना दिया हो तो ओरिनको ऑप्शन में जरूर होगा। लेकिन आपको जो है आपको इम्पोर्टेंस किसको देनी है? केरोनी को देनी है या फिर चुरुन को देनी है। अगर चुरुन ऑप्शन में नहीं आता है तो आप महत्व किसको देंगे? केरोनी नदी को देंगे, ठीक है। तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वाला
का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अब हम बात करेंगे विक्टोरिया जो जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी अगर हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे विक्टोरिया जलप्रपात की, तो इसकी चौड़ाई जो है 1.7 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर या फिर 1.8 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो 108 मीटर ऊंचा है। कितना? 108 मीटर ये ऊंचा है। कौन सा? तो विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन में दे रखा है, उसको पढ़ लीजिए बस, क्योंकि मैंने इससे पहले तो आपको करवा ही दिया। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह मुख्यतः 8 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं? रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, केन्या, कांगो, मिस्र और इथोपिया और सूडान। ठीक है, और लास्ट में बचता है युगांडा। नील नदी के वरदान के नाम से मिस्र देश को जाना जाता है। आपको ये मैंने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, बस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। गाइस 122वां क्वेश्चन है आपके पास, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो 49वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए हुए हैं। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जब तक मैं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया लिखा है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल रेखा एक दूसरे से अलग करती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए आप लोग। फिनलैंड व रूस के बीच जो है वो रेखा है, उसका नाम है मेन रहीम रेखा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेन रहीम रेखा। ये किसको किसको अलग करेगी? तो ये बताओगे, फिनलैंड व रूस को अलग करेगी। जर्मनी और पोलैंड को एक रेखा अलग करती है जिसे हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। किसे? हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास एक बचा है, यानी कि यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिका व कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किसको अलग करेगी? तो अमेरिका व कनाडा को अलग करेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ का नाम आपने सुना होगा। रेड क्लिफ रेखा किसको किसको अलग करती है? तो आप लोग बताओगे, भारत और पाकिस्तान को। किसको किसको? भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करेगी। जब इसका निर्धारण 1947 में किया गया था तो ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को तो अलग करती थी, लेकिन भारत और आज का बांग्लादेश इसे भी कौन सी रेखा अलग करती थी? तो इसे भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज उस रेखा का नाम हमने कर दिया है 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर इसका नाम कर दिया है हमने, जो भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है। तो इसमें 2 हैं। ठीक है, एक की बात करेंगे तो ये रेखा नहीं, इसको जलसंधि हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो श्रीलंका से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ये केवल जलीय सीमा को साझा करता है। तो कौन कौन सी जलसंधि है? तो एक का नाम है पाक जलसंधि। क्या नाम है इसका? पाक जलसंधि। इसमें बहुत सारे लाल जो है कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, क्योंकि पाक से वो लोग पाकिस्तान समझ लेते हैं और पाकिस्तान और भारत की बात कर देते हैं। लेकिन ये जो है पाक स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करेगी, और दूसरी जो है वो मन्नार की खाड़ी है, ये भी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका व कनाडा। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाक से। ठीक है, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट लेवल पे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से मैप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, जो ये वाला देश, ये वाला जो लिखा हुआ है आपको, इसका नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अलास्का। और ये अलास्का जो है ये पार्ट किसका है? तो ये बताओगे यूएसए का पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है। इसको अमेरिका ने किससे खरीदा था? तो आप लोग बताओगे, इसको डेनमार्क से,
डेनमार्क से अमेरिका ने इसको खरीदा था। और ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा और यहाँ से ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली जो रेखा है, हम लोग इस वाली रेखा को जो है वो 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है वो वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और वॉशिंगटन डीसी में आप लोग बताओगे किस किस संस्था का मुख्यालय स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए। तो यहाँ पर दो मुख्यालय स्थित हैं। नंबर एक IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ 1945 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना भी 1945 में होगी और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में होगा। और इन दोनों को यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जुड़वा बहनों के नाम से किसे किसे जाना जाएगा? तो IMF को और वर्ल्ड बैंक को। दोनों की स्थापना 1945 में होगी और दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन डीसी में होगा, जो यूनाइटेड स्टेट की राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, ये जो है SSC GD में शायद प्रश्न ना आए, लेकिन मैंने इसको रख लिया था कि ये नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है, क्योंकि ये बड़े एग्जाम्स के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो शायद अगर आपका SSC GD में थोड़ा बड़ा लेवल पूछेगा ज्योग्राफी से तो यहाँ से आने की संभावना है, वरना इसके जो है 1% आने के चांस हैं। ठीक है, और 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। मैं ये लिख के रख रहा हूँ क्योंकि ये लेवल जो है ये लेवल हाई है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा SSC GD है वो 10 लेवल से वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है हडसन नदी, बी है मिसिसिपी नदी, सी है सेंट्रल लॉरेंस नदी और डी है मिसौरी नदी। तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा मिसौरी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसौरी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3767 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और इस लंबाई के साथ ही ये अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। अब बात करोगे सेंट लॉरेंस की नदी, तो ये जो नदी है इसकी लंबाई केवल 1197 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताओगे मिसिसिपी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 3730 किलोमीटर है। कितनी? 3730 किलोमीटर किसकी? मिसिसिपी की। और 30 में से 37 और जोड़ दो तो 67 हो गया किसकी? मिसौरी नदी की। हडसन नदी जो है वो अमेरिका और कनाडा में बहती है। और ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका मतलब इसको काट दो और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मिसौरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी। लेकिन अगर पूछ ले भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर पूछ ले भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम होता है वो होता है तिब्बत से। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और जब इसका उद्गम होता है इसे सांगपो या सापू नाम से जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम भी कहाँ से होगा? तिब्बत से होगा, तिब्बत से होगा। और यही, ठीक है, यही इसी के नीचे एक राकस ताल है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? राकस ताल है। और राकस ताल से सतलज नदी का निर्माण होता है। अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड से निकलेगी। और उत्तराखंड के कहाँ से निकलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नामक ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा निकलेगी। और इस गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा मिसौरी नदी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो ये साइंस का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग सोच रहे हैं वही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ ले एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर। तीव्रता 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 किसका है, तो तीव्रता किसका मात्रक हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिए। ठीक है, तीव्रता। ठीक है, अब समय की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड जो होती है वो समय की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ही मात्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग समय की विमा पूछ लें, समय की विमा पूछें तो MLT-1 जो होती है ये समय की विमा होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोगों से वेग की विमा पूछ ले तो MLT-2 वेग की विमा होती है, MLT-2 ये वेग की विमा होती है। ठीक है, वेग की विमा क्या होती है, MLT माइनस, सॉरी यहाँ पर भी -1 लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा प्रश्न है, यानी कि 125वां क्वेश्चन है आज का। और इससे पहले हम लोग 124 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाबर या अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो शाहजहां जो है, शाहजहां ने एक प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी जिसका नाम था ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को किसने बनवाया था, तो आप लोग बताओगे शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, तो अपनी बीवी की याद में इसने ताजमहल को बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1932 में इसका कार्य शुरू हुआ था। 1632 में कार्य शुरू हुआ था और 1656 तक कार्य लगातार चला था, यानी 1656 में कार्य तैयार हो गया था, यानी कि ताजमहल। इसके बाद जहांगीर की बात करेंगे तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय सर्वाधिक जाता है जहांगीर को। जहांगीर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीर। क्या नाम है, तुजुक ए जहांगीर। और इसे किसने लिखा था, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए। ठीक है, तुजुक ए जहांगीर को किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने खुद लिखा था तुजुक ए जहांगीर। अगर हम लोग बात करेंगे अकबर की पुस्तक का क्या नाम है, तो अकबर की पुस्तक का नाम है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा को किसने लिखा था, तो बताओगे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये भाषा थी फारसी भाषा। अब बाबर की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था जिसका नाम है बाबर नामा। क्या नाम है, बाबर नामा नाम है। और इसको किसने लिखा था, तो खुद बाबर के द्वारा इसको लिखा गया था। किसके द्वारा, खुद बाबर के द्वारा लिखा गया था। और जब बाबर ने इसे लिखा था तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर को किस भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। और इस तुर्की भाषा को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायदा खान ने। किसने, पायदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, क्योंकि ये सारे के सारे जो उस समय के मुस्लिम शासक थे ये फारसी भाषा बोलते थे, लेकिन बाबर जो है वो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखता है। इसलिए यहाँ पर इसका मेन मकसद था तुर्की भाषा को बढ़ावा देना, लेकिन बाकी जितने भी मुस्लिम शासक थे वो सारे के सारे फारसी भाषा में बोलते थे। इसलिए सारे के सारे मुस्लिम शासकों की आत्मकथा जो है वो फारसी भाषा में लिखी जाएगी, तो उनमें प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा बाबर की आत्मकथा में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनेगा क्योंकि ये डिफरेंट भाषा में लिखता है। ठीक है, बाबर की अगर हम लोग बात करेंगे बाबर का जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। स्थान की बात करोगे तो ट्रांस आक्सियाना फरगना में हुआ था। और पूरा नाम अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम था कुतुब निगार खानम। इसके द्वारा
पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था बाबर के द्वारा, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का अगर सेकेंड युद्ध पूछ ले तो 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, और आज का 126वां क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी क्या है? एक उपन्यास है, एक पुस्तक है, एक उपन्यास है, एक भाषण, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ये एक भाषण है। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो एक भाषण है। इसको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यह एक प्रकार का भाषण है जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने संसद भवन में भारतीय संविधान सभा में भारत की पूर्व संध्या पर यानी 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिया था। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? और जबकि भारत और पाकिस्तान जो है आज़ाद तो एक ही दिन हुए थे। तो लाल यहाँ पे पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमसे 30 मिनट क्या है? हमसे 30 मिनट पीछे, हमसे 30 मिनट पीछे, यानी कि हमारे यहाँ कितना बजा था? हमारे यहाँ बजा था 12, हमारे यहाँ 12 बज गए थे, 12 बजे, यानी कि 15 अगस्त 1947 12 बजे से लागू हुआ था। और वहाँ पर उस समय जो है, उस समय वहाँ पर 14 अगस्त था। उस समय वहाँ पर कितनी थी? 14 अगस्त था। 14 अगस्त यानी 11:30 थी। तो यहाँ पर हम लोगों को 12 बज गए थे, तो हम लोगों ने कह दिया भैया हमारा देश आज़ाद हो गया, और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मना रहे थे। और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान तो 14 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था, यानी कि हमारे यहाँ 12 बज गया था, इनके यहाँ 11 बज गया था। तो इन्होंने अपना 14 अगस्त को मनाया स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 127। देखिए, हिस्टीरिया रोग मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं से, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों से, ऑप्शन नंबर सी है जानवरों से, ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल महिलाओं से। हिस्टीरिया रोग मुख्यतः महिलाओं में पाया जाता है। यह एक मासिक विकार रोग है जिसमें से महिलाओं में चिंता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद बेहोशी के लक्षण पाए जाएंगे। ये सारे के सारे लक्षण किसके होते हैं? तो बताओगे हिस्टीरिया रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर देंगे इसके एक्सप्लेन की। देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर रखा है। हिस्टीरिया रोग मुख्यतः महिलाओं में पाया जाता है। हिस्टीरिया महिलाओं के लिए पहला मासिक विकार था। यह एक जननांग रोग है जिसमें चिंता, परेशानी और बेहोशी के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न नंबर आज का 128वां है। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का कौन सा सदस्य नहीं? तो आप लोग बताओगे जर्मनी, जापान, अमेरिका और रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि G7 से रूस को 2014 में हटा दिया गया था। इसे हटा दिया गया 2014 में, इसलिए G7 में कुल 7 देश बचे। इसमें इसकी स्थापना जब 1975 में की जाती है, G7 की स्थापना जब 1975 में की जाती है, तब इसमें कितने सदस्य थे? तब इसमें G7 यानी कि 7 सदस्य थे। लेकिन वर्ष 1995 में, ठीक है, वर्ष 1995 में या फिर 97 में, देख लीजिए यहाँ पे 1997, ठीक है, सॉरी 1997 में, वर्ष 1997 में इसमें रूस आके जुड़ जाता है। रूस जुड़ जाता है। जब 1997 में रूस यहाँ पे जुड़ेगा तो इसका नाम G8 कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2014 में फिर से रूस को हटा दिया जाएगा, तो केवल G7 यानी कि अब 7 देश बचे। वो कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, जापान, अमेरिका हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिक में भी आपको बता दे रहा हूँ वो कौन कौन से देश थे। ठीक है, लेकिन इसके पहले G8 इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी, लेकिन 2014 में रूस को हटाए जाने के बाद अब इसमें फिर से G7 हो गए हैं। पूर्व में इसे G7 के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1997 में रूस के सदस्य बनाए जाने के बाद इसका नाम G8 हो गया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं उसकी ट्रिक के बारे में। आप लोगों को बड़ी ही आसान ट्रिक में लाया हूं ताकि आप लोगों के मन में सेट हो जाए। देखिए जीजा जी कई बार फ्रांस है, तो जी से क्या हो गया? जी से हो गया जर्मनी।
ठीक है। जी से क्या हो गया, जी से हो गया जर्मनी, और इस जा से क्या हो गया, इस जा से हो गया जापान, ठीक है। तो जीजा, इसके बाद ये वाला जो का है इससे हो गया कनाडा, इससे क्या हो गया, इससे कनाडा हो गया, और ये ई से हो गया इटली। तो अभी तक कितने देश हो गए, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया। इसके बाद ये जो बा है इससे लिख लीजिए ब्रिटेन, क्या हो गया, इससे इससे ब्रिटेन हो गया, और ये आर से रूस हटा दीजिए इसको, यहाँ से लाइए फ्रांस को, फ्रांस, और आय से मतलब अमेरिका, आय से मतलब अमेरिका, ठीक है। तो जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये सारे देश जो हैं वो G7 के नाम से जाने जाते हैं। 1975 में स्थापना इसकी G7 की होती है। अरे यार, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 129वां प्रश्न है आज का। भूटान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन नंबर बी विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन नंबर सी है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आरिफ अलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। भूटान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरिफ अलवी कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आरिफ अलवी जो हैं वो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो बताओगे आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी कहाँ की राष्ट्रपति है? तो ये बताओगे नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। और महिंद्रा राजपक्षे कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और आज का 130वां क्वेश्चन है, और यही आज का अंतिम प्रश्न है। 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 2022 का मैंने पूछा है, ना कि 2020 का। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, देविका रानी या फिर आशा पारेख। तो अमिताभ बच्चन जी हैं, इनको 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2018 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। विनोद खन्ना की बात करें तो इनके एक साल पहले विनोद खन्ना को, यानी कि 2017 को विनोद खन्ना को मिला। इसके बाद देविका रानी जो हैं, इन्हें पहली बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से, यानी कि 1967 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना भी कब होती है? 1967 में, और ये पहली बार दिया जाता है देविका रानी को। आशा पारेख जो हैं, इन्हें 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे 2020 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऋतिक रोशन, यानी कि भारत के सुपरमैन कौन है? तो ऋतिक रोशन है, और इन्हें ही 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय।